जॉइंट हिंदू फैमिली का रहा है, सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा परिवार होता चल जाता है, बट हर चीज़ कहीं ना कहीं कुछ मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी द डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस इन थॉट्स, डिफरेंसेस इन वे ऑफ लिविंग, और डिफरेंसेस इन वी आर थिंकिंग। तो हम लोग हर चीज़ में फ़र्क आने लगता है। तो ऐसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर बिकम अ नीड कि अब न्यूक्लियर फैमिली का ज़्यादा ट्रेंड चलता है, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली का ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में आपको जॉइंट फैमिलीज़ नहीं मिलेंगी, बट हाँ, अगर हम हिंदू लॉज की बात कर रहे हैं तो जॉइंट फैमिली को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। जॉइंट फैमिली को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, उसी के थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है, किस प्रकार से जॉइंट हिंदू फैमिली का किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता था। होना एक अलग बात है, लेकिन उनको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। कैसे मेंटेन की जाती थी, किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को सब में हिस्सेदारी दी जाती थी, और किस प्रकार से जो है प्रॉपर्टी विभाजित होती थी, प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी, किस तरीके की प्रॉपर्टी आती है, ये सब जो है ये हम लोग इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ेंगे। इसके एक ही मैं आपको क्या कहते हैं वीडियो बनाऊंगी, और इसी में हम सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। देखिए, टफ़ नहीं है अगर आप वर्ड्स पढ़ने लगे और ये सोचे कि बड़ा टफ़ है, नहीं, टफ़ नहीं है, बस इनको समझने की ज़रूरत है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो क्या कहते हैं, वो टर्म आप कहीं पे पढ़ेंगे, एक कहीं पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टर्म पढ़ेंगे। देखिए, हमेशा से हर जगह या तो आप पढ़ेंगे कोपार्सनरी, ठीक है, कोपार्सनरी की बात करेंगे, या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो टर्म है वो टैक्सेशन या रेवेन्यू के कुछ एक्ट्स हैं, उसी में इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, अदरवाइज कहीं पर भी इसका इस्तेमाल नहीं है। जॉइंट हिंदू फैमिली या कोपार्सनरी की बात करेंगे, ठीक है। तो जो आपके जॉइंट हिंदू फैमिली, पहले जो सोसाइटीज़ होती थी ना, सोसाइटी में ऐसा नहीं होता था एक ये परिवार, एक ये अंकल रहते, एक दूसरे अंकल रहते, एक तीसरे अंकल नहीं रहते, नहीं, एक फैमिली को एज ए यूनिट ट्रीट किया जाता था, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी फैमिली बन के आपकी एक सोसाइटी बनाती थी, ठीक है, समझ में आया। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट चला आ रहा था। अब आपको एक चीज़ मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ, जब हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं तो ये 7 जनरेशन की बात करते हैं हम, ठीक है। और जो कोपार्सनरी की बात करते हैं ये 4 जनरेशन की बात करते हैं। अगर ये पर्सन एक्स है, ये पर्सन अगर अपनी क्या कहते हैं पार्टीशन चाहता है या अलग होना चाहता है, या ये देखना चाहते हैं कि हम जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा है या नहीं है, तो हमें ये देखना होगा क्या हम इसमें 7 जनरेशन में आ रहे हैं। अगर हम 7 जनरेशन यानी कि उसके फादर, उसके दादा, उसके परदादा, उनके 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 क्या अगर हम 7 जनरेशन में आ रहे हैं तो वी आर द पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। और अगर हम कोपार्सनरी की बात करें, अगर हम सामने वाला पर्सन ये पूछे क्या मैं कोपार्सनरी हूँ, तो वो कोपार्सनरी का जो कॉन्सेप्ट है ये कब देखा जाएगा, जब ये एक्स पर्सन ये देखेगा कि मैं 4 जनरेशन में आता हूँ या नहीं आता हूँ। अगर मैं इन 4 जनरेशन में, जैसे फादर के फादर, उनके भी फादर, अगर उन 4 जनरेशन में आ रहा हूँ तो मैं भी कोपार्सनर हूँ, ठीक है। कोपार्सनर जो टर्म है ये जो है ये जॉइंट हिंदू फैमिली से निकली है। इसका मतलब क्या है कि जॉइंट हिंदू फैमिली है तो कोपार्सनरी है, ठीक है। अगर जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं है तो कोपार्सनरी नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ये मिलकर बनाती है जॉइंट हिंदू फैमिली, और ये मिलकर बनाते हैं कोपार्सनरी, ठीक है। तो जहाँ हम कोपार्सनरी की बात करेंगे वहाँ हम 4 जनरेशन्स को देखने की बात करेंगे, और जहाँ जॉइंट हिंदू फैमिली में हिस्सेदारी की या ये देखना चाहेंगे कि क्या ये पर्सन जो है जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट है या नहीं है, तो वहाँ पर हम देखेंगे 7 जनरेशन, ठीक है। तो अगर जॉइंट हिंदू फैमिली है तो कोपार्सनरी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं है कि सिर्फ आप कोपार्सन हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा हैं, क्योंकि वहाँ पे 7 जनरेशन देखी जाती हैं, ठीक है। तो the concept of Hindu joint family and Kopasani is central to Hindu law, particularly in the context of property ownership and family structure. Hindu joint family is a broader entity governed by the Mitaksha and Daibhaga school of Hindu law. आपके स्कूल्स हम लोगों ने पढ़ा है तो 2 तरीके के स्कूल्स की हम बात करते हैं, मिताक्षरा एंड दयाभागा। मिताक्षरा हमारे पूरे इंडिया में प्रचलित है, जबकि दयाभागा आपके बंगाल्स में जो है आपके प्रचलित है, ठीक है।
तो इट कंप्राइजेज मेंबर्स लिनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इंक्लूडिंग मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स एंड फीमेल्स की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो था जो डॉटर्स थी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक्स, इस पूरे उसको मैं इस तरीके से समझाऊंगी कि अगर आप क्या कहते हैं एक्स पर्सन था, एक्स पर्सन है तो उसका एक सन है, उसका दूसरा सन है और एक डॉटर है, ठीक है। ये पहले कोपार्टनर होते थे लेकिन इनका हिस्सा नहीं होता था, ठीक है। ये कोपार्टनर कब तक होते थे, जब तक कि इनकी क्या कहते हैं, इनको तो वैसे भी कोपार्टनर की मैटर होनी होते थे, लेकिन ये मेंबर होते थे कब तक, जब तक कि मैरिज नहीं हो जाती। जब मैरिज हो जाते तो ये दूसरे जॉइंट हिंदू फैमिली के हिस्सा बन जाते, ठीक है। तो ऐसे ही जो 2005 का जो अमेंडमेंट आया उसके बाद जो डॉटर है वो भी कोपार्टनर हुई। अब ये जो पर्सन है इसके ये तीनों जो हैं कोपार्टनर हैं, और क्या कहते हैं जब भी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाएगा तो इनको कंसिडर किया जाएगा वाइल डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी। जॉइंट हिंदू फैमिली इज मैनेज बाय द कर्ता। मिताक्षर स्कूल क्या कहता है, ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली की हम बात करें तो इसका जो होगा हेड होगा कर्ता होगा। ज़्यादातर वो होता है जो कि सबसे एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर होता है और उसका काम होता है फैमिली अफेयर्स और प्रॉपर्टी को देखना, ठीक है। आप जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकते कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। आप कैसे क्या कहते हैं एक मिनट, हम ऐसे समझते हैं, हम इसको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हूँ ताकि आपको इजी रहेगा ये समझने के लिए कि कोपार्टनरी में क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं, जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सिर्फ आपको ये लैंग्वेज ही नहीं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिए जो जॉइंट हिंदू फैमिली है, मैंने आपसे बताया सोसाइटी जो थी वो एक ये फैमिली, एक ये अंकल हैं, एक ये अंकल हैं, इनसे नहीं बनती थी। एक फैमिली दूसरी फैमिली तीसरी फैमिली चौथी फैमिली मिलकर सोसाइटी बनाती थी, ठीक है। तो जब हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं तो 7 जनरेशन्स की हम डिस्कशन करते हैं, और हम 7 जनरेशन्स का हाँ स्पेशल डिस्कशन करते हैं जब हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो जब हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे 7 जनरेशन देखेंगे और हम देखेंगे क्या हम जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा हैं। तो अगर हम 7 जनरेशन पीढ़ियों में आते हैं तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो जो आपका अगर क्या एक सवाल आता है, एक लेजिटिमेट सन होता है और एक इलेजिटिमेट होता है। अगर लेजिटिमेट है तो वो ऑटोमेटिकली जो पर्सन है वो जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा होता है। लेकिन क्या जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा एक इलेजिटिमेट यानी कि नाजायज़ बच्चा भी होता है? तो बिल्कुल, बाकायदा जॉइंट हिंदू फैमिली का जो इलेजिटिमेट जो बच्चा होता है वो जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर होता है, ठीक है। लेकिन उसका कोई डिफाइंड शेयर नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसे शेयर नहीं मिलता, मे भी गिवन, ठीक है। तो जो शेयर है वो स्पेसिफिक नहीं है कि ये अगर मतलब इस तरीके से नहीं कि S1 है S2 ये जायज़ है ये नाजायज़ है तो इनका हिसाब से शेयर बनेगा, नहीं। ये जो नाजायज़ बच्चा होगा इसका शेयर क्या कहते हैं हो सकता है, मे भी बोला है मैंने, और ये जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा तो होगा ही होगा। अगर अनबॉर्न चाइल्ड है तो क्या वो एक अनबॉर्न चाइल्ड क्या जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा होगा? जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता, टिल बर्थ, यानी कि जब तक वो वॉम्ब में है यानी कि गर्भ में है तब तक वो जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं होता, स्पेशली फॉर द टैक्सेशन पर्पसेस, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस में नहीं आया उसके रिगार्डिंग वो टैक्सेशन लॉज की वजह से अनबॉर्न चाइल्ड को नहीं इंक्लूड करते हैं एज अ मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। जब वो पैदा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। अब जॉइंट हिंदू फैमिली में लोग कैसे जुड़ सकते हैं, जुड़ेंगे कैसे, एडिशन कैसे होगा, ठीक है। अभी मेनली आप जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़िए क्योंकि कोपार्टनर जॉइंट हिंदू फैमिली से ही निकलती है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली समझना जरूरी। आप जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा कब बनते हैं? बाय मैरिज, ठीक है, बाय बर्थ, बाय अडॉप्शन। अगर आपको अडॉप्ट किया गया है और तो आप जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, अगर आप उस परिवार में पैदा हुए हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, या फिर आप शादी करके जब आते हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे सन है, उसकी शादी हुई है तो ये सन की वाइफ आ गई,
ठीक है। तो ऐसे आप जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। अब क्या कहते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली से क्या जॉइंट हिंदू फैमिली का जो व्यक्ति है, जो मेंबर है, कि उसको रिमूव किया जा सकता है? तो उसको कब कैसे रिमूव किया जा सकता है? अगर वो मर गया है तो रिमूव हो सकता है। अगर उसने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया है, कन्वर्जन कर लिया है हिंदू रिलीजन से, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। या फिर उसने मैरिज करी है एक नॉन हिंदू से, टू नॉन हिंदू, ठीक है। जब नॉन हिंदू से मैरिज करिए तो नॉन हिंदू से मैरिज करने पे कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है? स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आता है। देखिए, जहाँ हिंदू मैरिज एक्ट की बात होती है वहाँ पर दो हिंदूज क्या कहते हैं, मैरिज करते हैं। अगर आप हिंदू नॉन हिंदू से शादी करता है, जैसे मुस्लिम से शादी कर लिया, तो ऐसे में वो जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर एक जो डॉटर है वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर होती है, कब तक? टिल मैरिज होती है, ठीक है। आप रिमूव हो जाते हैं उस जॉइंट हिंदू फैमिली से, कब हो जाते हैं? उसका मेंबर कब सीज कर देते हैं? जब आपकी शादी हो जाती है। लेकिन अगर जो डॉटर है वो डिवोर्स हो चुकी है, या डेजर्ट यानी कि घर छोड़कर आ गई है, वापस नहीं जाएगी, तो ऐसे में जब वो ऐसा हो जाता है तो वापस से वो जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जो उसके बच्चे होंगे, यानी कि जो बच्चे होंगे, वो हिस्सा नहीं बनते वापस से जॉइंट हिंदू फैमिली का। समझिए बात को। जैसे एक्स है, एक्स का एक बेटा है और दूसरा बेटा है, और ये डॉटर है, तो डॉटर जो है जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा है कब तक? मैरिज तक, ठीक है। मैरिज हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, तो अब ये जो डॉटर है इस जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा नहीं रही, लेकिन वो अब क्या हो गई? शादी के बाद एक दूसरा जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसका हिस्सा बन गई। लेकिन अगर वो मतलब छोड़ दी गई है, या वो घर छोड़कर आ गई है डिवोर्स लेकर, फिर अब वो आपके साथ ही रह रही है, तो वो वापस से आपकी फैमिली में जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जो अगर बाई चांस उसके बच्चे हैं, सन 1 है, सन 2 है अगर इस डॉटर के, तो ये जो बच्चे हैं ये अपनी माँ की जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा नहीं बनते, वो अपने पिता की ही जॉइंट हिंदू फैमिली का ही मेंबर रहेंगे, ठीक है। हाँ, मदर अगर आ जाती है वापस, शादी के बाद भी छोड़ के आ जाती है, डिवोर्स ले लेती है, कुछ भी है, तो वो जो है वो उनका वो वापस से जॉइंट हिंदू फैमिली को ज्वाइन कर लेती है और उसका हिस्सा बन जाती है, ठीक है। एक चीज़ और समझिएगा, जो जॉइंट हिंदू फैमिली के जो मेंबर हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं बन सकते। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठाए और परिवार से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आप जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा बन गए। नो, इसको एक बड़ा सीक्रेट से, एक फैमिली को बड़ा, क्योंकि एक यूनिट माना जाता है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप नहीं कर सकते। आपको कब कभी आप जुड़ सकते हैं? अगर आपकी शादी उस परिवार में हुई है, बट आपका जन्म हुआ है, तो जन्म होते ही ऑटोमेटिकली आप उस जॉइंट हिंदू फैमिली के हिस्सा बन जाते हैं। या फिर अगर आप अडॉप्शन में आए हैं, भाई जैसे ये सपोज मान के चलिए, ये जो S1 है इसके बच्चे नहीं हो रहे, तो इसने कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया, तो आप ऑटोमेटिकली जॉइंट हिंदू फैमिली के हिस्सा बन जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा नहीं बन गए, ठीक है। और एक और चीज़, एक व्यक्ति जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं बना सकता। सिर्फ एक्स, अगर ये देखा जाए उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो एक्स है ये जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं बना सकता। जॉइंट हिंदू फैमिली बनाने के लिए कम से कम S1, ठीक है, S1 के और बच्चे, फिर S के और बच्चे, इस तरीके से जो ये चेन शुरू होती है वो जॉइंट हिंदू फैमिली कॉन्स्टिट्यूट करती है। सिर्फ एक व्यक्ति जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं बना सकता। ये भी हो सकता है कि जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली में ज़रूरी नहीं कि आप एक ही घर में रह रहे हो, मे लिव सेपरेटली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स का जो बेटा था वो पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया, वहीं पे नौकरी लग गई, तो ये पर्सन जो ऐसा थोड़ी कि बाहर रहने लगा तो जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा नहीं है। आप यू मे लिव सेपरेटली बट स्टिल बी द पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। समझ में आया? भाई अलग रहने लगे, भाई आप जॉब, जैसे आर्मी ज्वाइन कर ली, अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र होता रहता है, आप कहीं पे जॉब करने लगे हैं तो आप अलग कहीं और जाके जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा भी रहेंगे और आप अलग भी रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंडर मिताक्षर द जॉइंट हिंदू फैमिली। यहाँ पे
but by birth into the family it persists until voluntarily dissolved by the joint Hindu family is defined not by the any legal contract. मैंने कहा कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं हो सकता, आप बाय बर्थ या मैंने आपको जिस तरीके से बताया है मैरिज या अडॉप्शन के थ्रू या आप जुड़ सकते हैं. एंड इट परसिस्ट अंटिल वॉलंटरी डिसोल्यूशन. आप जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा बने रह सकते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली चलती रह सकती है जब तक कि उसका पार्टीशन या उस व्यक्ति की डेथ ना हो. इन कॉन्ट्रास्ट मैं अभी कोपासनरी की बात नहीं कर रही हूँ. मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं. हिंदू जॉइंट फैमिली इज ए यूनिक एंड एंशिएंट लीगल स्ट्रक्चर, वो शुरू से चलता आ रहा है. कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स हु आर लीगली डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर. एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति से ही सारे चेन जुड़ी चली जा रही है, एक व्यक्ति इसी से सारी चेन जुड़ी चली जा रही है. ठीक. इट इंक्लूड्स मेल एंड फीमेल मेंबर्स हु लिव टुगेदर एज ए यूनिट एंड शेयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. पार्टीशन, जहाँ पार्टीशन हुआ वहाँ पे जॉइंट फैमिली है. The existence of a joint Hindu family is automatic by birth and does not require any formal agreement or initiation. एग्रीमेंट वगैरह से नहीं होता. ये केसेस आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है. उसके अलावा जो आपका हिंदू सेक्शन है 1956 है कॉडिफाइज करता है, इनहेरिटेंस की बात करता है. वे सेक्शन 6 हिस्टोरिकली लिमिट को पर्सनली राइज टू मेल. जो 2000 जो आपके हिंदू, मैंने आप लोगों को बताया ना पहले जो था जो सन थे यानी कि कुपासनरी की अगर हम बात करते हैं तो कुपासनरी 4 जनरेशन की बात करते हैं. तो जो कुपासनरी था एक्स के 2 बच्चे, पहले ये 2 ही लोग जो थे कुपासनर थे, लेकिन 2005 के बाद ये जो डॉटर है ये भी कुपासनर होगी. ठीक है. इसको भी ये जो एक्ट था ना 1956, इसमें सिर्फ मेल्स को जगह थी कुपासनरी की, फीमेल्स को नहीं थी. लेकिन जैसे ही 2005 का अमेंडमेंट आया, यहाँ पे इक्वल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपके डॉटर्स की भी हो गई जैसे कि आपके बेटों की थी. गवर्न बाय मिताक्षरा एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ. द मिताक्षरा जो है वो प्रिविलेंट है, मैंने आपको बताया बंगाल और आसाम के अलावा सब जगह पर. और यहाँ पर जो है दयाभागा जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है आपके बंगाल में. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करते हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. यूनिटी ऑफ ओनरशिप. इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी इज ओन कलेक्टिवली बाय ऑल मेंबर्स. क्योंकि पार्टीशन नहीं है. पार्टीशन में क्या होता है, एक को प्रॉपर्टी चली जाती है, अब इसका ओनर है, दूसरे को चल जाती है, अब ये इसका ओनर है. जॉइंट हिंदू फैमिली की तो बात ये है कि ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और इसके 4 लोग हैं तो ये चारों के चारों ही ओनर है. ठीक है. No individual has a specific quantifiable share in the property unless a partition takes place. जब तक पार्टीशन नहीं हुआ तब तक आप सभी लोग जो हैं उस पर्टिकुलर जॉइंट फैमिली के प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं. कॉमन वर्शिप एंड रेसिडेंस. ट्रेडिशनली शुरू में तो यही होता था, सभी लोग साथ में रहते थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हिंदू फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इस चीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है कि हाँ भाई अगर साथ में भाई लोग काम भी करना चाहते हैं और उसके लिए अलग भी रहते हैं, बट उनके बीच में कोई पार्टीशन नहीं है. जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो चीज़ें चली आ रही थी वो एज इट इज़ चली आ रही हैं, तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली स्टिल एग्जिस्ट करती है. ठीक है. जॉइंट लाइबिलिटी. देखिए जब जॉइंट प्रॉपर्टी है तो जॉइंट लाइबिलिटी भी आएगी, क्योंकि एक कर्ता होता है, एक वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ कर्ता, जो कि जॉइंट हिंदू फैमिली को के वेलफेयर को या उसके जो अफेयर्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, उसका काम है रेगुलेट करने का. ठीक है. तो वही हेड ऑफ़ द फैमिली है, वही क्या कहते हैं हर वो एक्ट करेगा जो कि आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए ज़रूरी है. ठीक है. जब कर्ता, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्ता ने करा है तो सिर्फ कर्ता ही लायबल होगा. अगर उसका ये जो एक्ट है अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, वो फैमिली के वेलफेयर के लिए है, तो चाहे जो 4 और जो मेंबर हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के, ये जो 5 लोग हैं ये भी कर्ता के साथ साथ ये भी कलेक्टिवली लायबल होंगे. ठीक है. रोल ऑफ द कर्ता. यहाँ पे लाइबिलिटी की, अगर सपोज़ कर्ता ने कोई ऋण लिया है, डेट लिया है, ठीक है, कि भाई परिवार के लिए मुझे ये डेट लेना पड़ेगा, तो कल को ऐसा नहीं कि ABC ये कह देंगे जी कर्ता ने डेट लिया था हम तो नहीं उतारते, तो यहाँ पर ABC जो है वो कर्ता के साथ साथ इक्वली लायबल होंगे उस डेट को यानी कि उस ऋण को चुकाने के लिए. ठीक है. रोल ऑफ द कर्ता. रोल क्या है कर्ता का कि वो मैनेज करेगा फैमिली अफेयर्स को, प्रॉपर्टी को मैनेजर की तरह एक्ट करेगा. उसका काम है ऐसे डिसीजंस लेना जो कि फैमिली के इकोनॉमिक और लीगल मैटर्स के रिगार्डिंग, और क्या कहते हैं सर्टेन लिमिटेशंस हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब
ऑब्वियसली बात है, पावर आती है तो कुछ ना कुछ, देखिए मेरे पास ये सारी ताकत है तो मेरी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बनती है, तो उनका काम है उस पर्टिकुलर जॉइंट हिंदू फैमिली के अफेयर्स को संभालना, उनके उनके वेलफेयर के लिए जो जो ज़रूरी है वो करेंगे। उसके बाद कोपासनरी की हम बात करते हैं। जब हम कोपासनरी की बात करते हैं तो कोपासनरी में 2 तरीके की प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। ये नॉर्मली भी 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी, यानी कि मैंने आपसे कहा ना कि ये जो x है इसका एक बेटा है S1, ये S2 है, ठीक है। ये कहीं और चला गया पर्टिकुलर जगह पे और यहाँ पे ये सैलरी अर्न कर रहा है, उस सैलरी से ये इसके अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपए हैं, तो वो जो 10 लाख रुपए हैं और उससे उसने की ए प्रॉपर्टी खरीदी है अपनी सैलरी से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आए, शेयर से नहीं, या उससे आए पॉकेट मनी से नहीं, ये जो अपने आप सेल्फ अर्न कर रहा है उससे इसने ए प्रॉपर्टी खरीदी, तो ये सेल्फ अर्नड प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एंसेस्टर प्रॉपर्टी क्या है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, जो जॉइंट हिंदू फैमिली की जो प्रॉपर्टी है जो कि कर्ता संभाल रहा है, वो एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी। अ कोपासन इज ए नैरो सबसेट विद अ ब्रॉडर हिंदू जॉइंट फैमिली। यहाँ पे मैंने आपको शुरू में ही आपको क्लास में बताया 7 जनरेशन जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली की, और इसी में से जैसे मान लीजिए फादर है, उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये मिलकर बनाते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली, और उसके अलावा ये 4 लोग मिलकर बनाते हैं कोपासनरी, ठीक है। अगर ये चले गए हैं तो लास्ट होल्डर अगर S1 है तो S1 2 3 4 ऐसे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू। अगर S1 चला गया, लास्ट होल्डर जो था वो ये है, तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो ऐसे दिस ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर इज गवर्न बाय द मिताक्षरी स्कूल ऑफ हिंदू लॉ विच इज फॉलोड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। कोपासनरी ऑटोमेटिकली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अपॉन द बर्थ ऑफ ए मेल मेंबर इन द फैमिली। लेकिन जो आपका सेक्शन ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, उसका 2005 के अमेंडमेंट के बाद आपकी जो डॉटर है वो भी आपकी कोपासनरी कहलाएंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट आया हो, उसका जो 2005 का जो अमेंडमेंट आया है वो डॉटर्स को कोपासनरी बनाता है। वो कहीं से कहीं तक भी डॉटर इन लॉ या वाइफ्स को कोपासनरी नहीं बनाता। वाइफ के जो हस्बैंड हैं उनको वो कोपासनरी होंगे। जैसे ये S1 है, ये S2 है, तो जो इनकी वाइफ है ये कोपासनरी नहीं है, या जो वाइफ 2 है ये कोपासनरी, आपके S1 और S2 ही कोपासनरी है, ठीक है। या फिर जो डॉटर है वो 2005 के बाद कोपासनरी है। ये जो वाइफ है या फिर इनके बेटे जो हो गए S3, इसकी जो बेटी बहू आएगी W3, ये इनकी तो बहू हुई, तो ये कोपासनरी नहीं है। सिर्फ डॉटर्स का ही इंक्लूजन हुआ है 2005 में, ठीक है। 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आपके पास 2 लोग तो होने चाहिए जो कि कोपासनरी को हेल्ड करें। सिर्फ एक सिंगल पर्सन कोपासनरी नहीं बना सकता, ठीक है। अगर इलेजिटिमेट, जैसे हिंदू जॉइंट फैमिली में इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो फिर उसको अगर क्या कहते हैं, वो मेंबर हो सकता है जॉइंट हिंदू फैमिली का। लेकिन एक इलेजिटिमेट सन जो है, ये मैं एडिशनल आपको जानकारी दे रही हूँ, ये तो मैंने आपको लिमिटेड मेंबरशिप आपको बता दी। पहले लिमिटेड मेंबरशिप क्या थी कि सिर्फ मेल हुआ करते थे कोपासनरी 4 जनरेशन के, लेकिन 2005 के बाद डॉटर्स भी कोपासनरी हैं 4 जनरेशन की, ठीक है। तो इलेजिटिमेट जो सन है क्या वो कोपासना होगा? नहीं, इलेजिटिमेट सन को कोपासना नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ उसको शेयर दिया जा सकता है अगर पार्टीशन होता है तो, ठीक है। इसमें पार्टीशन होगा तो आप ये समझिए कि अगर इलेजिटिमेट जो चाइल्ड है, अगर उसका जो फादर है अगर वो ज़िंदा है, ठीक है, अगर वो ज़िंदा है तो वो इक्वल शेयर दे सकता है अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट सन को, ठीक है। एक ही प्रॉपर्टी है तो ये इसको आधी आधी दे सकता है, ठीक है, इलेजिटिमेट लेजिटिमेट को। अब ये फादर अगर मर गया है, ठीक है, ये फादर मर गया है और अब पार्टीशन हो रहा है,
तो इस इलेजिटिमेट चाइल्ड को अगर पिता जिंदा होता तो अपने दोनों बच्चों को जायज़ नाजायज़ को आधा आधा शेयर दे सकता था। लेकिन अगर पिता मर चुका है और उसके बाद पार्टीशन हो रहा है तो जो नाजायज़ बच्चा है उसको जायज़ बच्चे का जो हक है उसकी आधा ही मिलेगा। जैसे कि एक बच्चा है, एक का अगर आधा आधा हम कर लेते तो इस आधे का भी आधा यानी कि 25% ही जो है इलेजिटिमेट चाइल्ड को मिलेगा। ठीक है, अगर फादर होते तो दोनों जायज़ नाजायज़ को एक के 2 हिस्से कर देते। ठीक है, लेकिन अगर क्या कहते हैं, अगर फादर की डेथ हो चुकी है तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट जो चाइल्ड है उसमें कैसे बटेगा, जो नाजायज़ बच्चा है उसको जायज़ बच्चे के भी आधा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, जितना जायज़ बच्चे का हिस्सा बनता मतलब 2 हिस्से बंटते, उसमें से भी जो दूसरा हिस्सा है उसका भी आधा मिलेगा नाजायज़ बच्चे को, जब पिता अगर नहीं है तो। अगर है तो पिता अपने हिसाब से इक्वल शेयर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, क्या इनसीन पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो जो इनसीन पर्सन है क्या वो कोपासनर होता है? इनसीन पर्सन कोपासनर नहीं होता, उसकी जो कोपासनरी है वो सस्पेंड कर दी जाती है जब तक कि वो ठीक नहीं होता। टेम्परेरी सस्पेंशन होता है, अगर वो बिल्कुल ही ठीक ना हो तो परमानेंट सस्पेंशन हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल हमेशा मतलब ये है कि जब तक वो ठीक नहीं है तब तक वो चाहे वो जीवन भर ठीक ना रहे तब तक उसकी वो कोपासनरी जो है वो सस्पेंड रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनसेन पर्सन को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता, उसका जो हक है वो एज इट इज़ रहेगा, बस वो कोपासनरी जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें वो सस्पेंड रहेगा, वो कोपासनर नहीं कहलाया जा सकता। उसके बाद आप क्या कहते हैं कोपासनरी से कब निकाले जा सकते हैं, जब अगर आपने क्या कहते हैं क्या कर लिया है, जॉइंट हिंदू फैमिली जैसे रिनाउंस कर लिया है, आप सन्यासी बन गए हैं या नॉन हिंदू में कन्वर्ट हो गए हैं, या फिर आप किसी नॉन हिंदू से शादी कर ली है, आप खुद दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए, या नॉन हिंदू से शादी कर ली, या फिर आप सन्यासी हो गए हैं, तो आप जो है वो कोपासनर नहीं रहेंगे। बट हाँ ये है कि आप कोपासनर नहीं रहेंगे लेकिन आपका हिस्सा जो है वो प्रॉपर्टी में बनेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी में हिस्सा ज़रूर बनेगा। उसके बाद है क्या कहते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बर्थ राइट होता है, आप वही जिस तरीके से जॉइंट हिंदू फैमिली का ही कॉन्सेप्ट कोपासनरी में है, बस 7 जनरेशन और 4 जनरेशन की बात है, तो कोपासनरी में भी बाय बर्थ, बाय मैरिज या बाय कोपासनरी तो खैर बाय बर्थ ही होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर आप बन सकते हैं, लेकिन कोपासनर तो बर्थ राइट ही होता है। ठीक है, जो फादर वो सन और डॉटर को बनता है। नो फीमेल मेंबरशिप बिफोर 2005, पहले नहीं था, लेकिन अब जो आपकी डॉटर है वो क्या कहते हैं कोपासनर कहलाती हैं। राइट टू पार्टीशन, एनी कोपासनर वेदर मेल और फीमेल हैज़ द राइट टू डिमांड पार्टीशन फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली। ये पहले सिर्फ जो बेटा होता था वही आपका पार्टीशन के लिए डिमांड कर सकता था। सर्वाइवरशिप रूल बिफोर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 अमेंडमेंट एक्ट, द principle of survivorship governed the inheritance of Kopasnari property upon the death of the Kopasnar. His interest in the property would automatically pass to the surviving Kopasners, not to his heirs. जो आपके सर्वाइविंग कोपासनर्स होते थे उनको जो है वो जो हिस्सा था वो चला जाता था, जो मतलब प्रॉपर्टी में जो उसका इंटरेस्ट है वो चला जाता था। हाउवर 2005 के बाद जो प्रॉपर्टी वो होगी वो बेटों और जैसे एक्स है, एक्स की पहले जाता था S1 और S2 को, अब जो है वो डॉटर में भी बटेगा। ठीक है।